सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जीपी, एपी, उसके बाद आपको ग्राफ, और ग्राफ में यकीन मानिए कंप्लीट 11th 12th का फॉर्मूला मैं रिवाइज करा दूंगा। तू देख लेना, देख लेना भाई साहब, देख लेना। खुद से मैंने सवाल ऐसे लिखे हैं कि कंप्लीट 11th 12th का फॉर्मूला तो मैं बेसिक मैथ में रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद का बेटा इंटीग्रेशन, का पढ़वा इंटीग्रेशन, उसके बाद वो क्या कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा, समझ रहा है, मैक्सिमा मिनिमा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो काम की चीजें होगी वही मैं बताऊंगा। काम की चीजें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या होती है कि आर्क एंगल। आर्क एंगल क्या होता है, जैसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पार्टिकल चलता है तो ये आर्क लेंथ ट्रेवल करता है। ये आर्क लेंथ के लिए रेडियस वेक्टर जितने से एंगल से घूमता है उसको कहते हैं एंगल। ये होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बराबर होता है आर इंटू थीटा। ये जो थीटा है बेटा ये एंगल है। ये क्या है, एंगल है। इस एंगल को हमेशा और हमेशा हम रेडियन में ही लिखते हैं। इस एंगल को याद रखिएगा, रेडियन में लिखते हैं। और जैसे साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, टैन थीटा होता है p/b। इसमें जो एंगल होता है ना, कॉस के अंदर, साइन के अंदर, टैन के अंदर, इसको आप डिग्री और रेडियन किसी में भी लिख सकते हैं। लेकिन पहली एक बात सब लोग रिपीट करेंगे, सब लोग रिपीट करेंगे कि जब भी अकेला थीटा दिखे, जब भी अकेला थीटा दिखे, जब भी अकेला थीटा दिखे तो उसको हम रेडियन में रखेंगे। साइन के अंदर थीटा दिखे तो हम रेडियन में और डिग्री में किसी में भी रख सकते हैं। सर क्या रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन में? डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रफ पेज में लिख इसको, लिख, कलम चला, कलम चला। बैगन जैसा शकल ऐसे करके कुछ नहीं होगा। कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोग लिख रहे हैं? लिख भाई, लिख, रफ में लिख इसको, ऐसे ऐसे बैगन जैसा करने से कुछ नहीं हुआ, लिखो। चलिए भाई साहब, कमन 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 कमन। दूसरी बात, जो साइन थीटा होता है ना बेटा, पूरा का पूरा साइन थीटा वो यूनिटलेस होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि लेंथ का रेशियो है और डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। लेकिन जो एंगल है, क्या बेटा, एंगल, एंगल मस्ट बी इन रेडियन जब अकेला हो, और ये जो एंगल है हैव यूनिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितने लोगों को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता देंगे। एंगल हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन। सर इसमें क्या खास बात है, अभी बताता हूं। एंगल के पास यूनिट होता है रेडियन, डिग्री, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होता। और साइन थीटा के पास ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है बताओ, क्या अच्छी बात है बताओ? अच्छी बात बेटा ये है, अच्छी बात बेटा ये है कि थीटा के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, और साइन थीटा के पास ना तो यूनिट है ना डायमेंशन है। अच्छी बात लगी कि नहीं लगी बताओ? हाँ सर ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। हाँ तो सर एक रेडियन क्या होगा, एक रेडियन बराबर होगा, एक रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री बटा पाई। और एक डिग्री क्या होगा, एक डिग्री होगा पाई रेडियन बटा 180। सर ठीक है। तो जब भी रेडियन में गिवन हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये रिलेशन यूज करेंगे क्या? हाँ सर ऐसे ही तो यूज करते थे। जैसे ये π/4 रेडियन है तो हम लिखेंगे π/4 एक रेडियन। इस रेडियन की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक रेडियन होता है 180/π, तो इसको लिखेंगे 180/π। पाई से पाई कट जाएगा, 180 डिग्री बाई 4 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चे निकालते हैं बेटा, इस तरीके से कौन निकालता है, बच्चे निकालते हैं। आप यहां पे यूज करेंगे एमआर स्टार। सर एमआर स्टार क्या कहता है? अबे चमन चोमू एक बात बता, चमन चोमू एक बात बता, पाई रेडियन डायरेक्टली 180 डिग्री है, हाँ तो रेडियन की वैल्यू क्यों रख रहा है? जब भी तुम्हारा वैल्यू रेडियन में गिवन होगा तो पाई के साथ ही होगा, सब में पाई के साथ है, तो पाई रेडियन को 180 रखना डायरेक्ट। ओ हो मजा आ गया लोग। अब 2 पाई रेडियन बटा 3 है तो भाई मेरे 2/3 रख और पाई रेडियन को 180 रख। तो 180 रखेंगे तो 36 18 60 और 60 दूना 120। आई हाय 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 हाय। पाई रेडियन 180 है, 180 बटा 6 30 डिग्री। आय हाय हाय हाय। π/4 5 π/4 5/4 पाई रेडियन 180, 180 तो 45 से कट जाएगा भाई साहब। ये देख, ये देख, इसको 180 रख, 3/4 इंटू 180। क्या फील आ गई? 3 π/4 क्या होगा, 135 डिग्री होता है आई गेस, क्योंकि π/4 हो जाएगा तेरा 45 और 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर। बता मजा आया कि नहीं, बता मजा आया कि नहीं? बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है, सीख लिया काम आता है। सीधा पाई रेडियन को हम 180 डिग्री रख देंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं।
अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री से हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटा 180 रेडियन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 60 डिग्री है तो इसको आप लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 60 और 1 डिग्री को रखते हैं पाई रेडियन बटा 180, ये कटेगा 3 पाई बाई 3 रेडियन। सर 100 ऐसे भी तो कर सकते थे 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते 180 हो जाता, और 3 से डिवाइड कर देते, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करते, 180 डिग्री को पाई कह सकते हैं, तो पाई रेडियन बाई 3 डायरेक्ट आ जाएगा। 30 डिग्री क्या होता है सर, पाई बाई 6 रेडियन। 150 डिग्री क्या होता है, 30 गुना 5 लिख सकता हूं, हाँ, और 30 डिग्री पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, बता मजा आएगा कि नहीं। 90 डिग्री को लिख सकता हूं पाई बाई 2 रेडियन। पाई बाई 45 डिग्री को लिख सकता हूं पाई बाई 4 रेडियन। ये क्या होगा 4 पाई बाई 3 रेडियन। बताओ 2 पाई बाई 3, सॉरी 2 पाई बाई 3। क्या मैंने सही कन्वर्ट किया? बहुत बेसिक बात है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बेटा एक बार प्लीज प्लीज मान ले, बात मान ले, क्योंकि आधी जनता से मैं अगर पूछूं कि कॉस 135 की वैल्यू कितनी होती तो पता नहीं होगा। सुनना ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज फटाफट मैं बता देता हूं, इसको याद कैसे रख सकते हो बेटा। सुनना, 90 डिग्री पे ना मिरर मान लो। सर मिरर मतलब एक प्लेन मिरर, मिरर मतलब प्लेन मिरर। सर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि 90 से जो पीछे की वैल्यू 90 के बाद एग्जैक्टली कॉपी हो जाती है। जैसे साइन 0 क्या होता है बेटा 0, साइन 30 क्या होता है हाफ, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2, साइन 90 क्या होता है 1। सर ठीक है, समझ गया। अब प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन का एक कंसेप्ट है कि इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। हाँ, तो यहां से एक को छोड़ दो, 90 डिग्री पर छोड़ दो और इसको कॉपी करो, ये हो जाएगा तेरा √3/2। इसको यहां कॉपी कर लो, ये हो जाएगा बेटा 1/√2, ये हो जाएगा बेटा हाफ और 0। ठीक है सर, क्या किया, 90 डिग्री से पहले जो 60 पे वैल्यू वही 120 पे होगा। 45 एक ही ऑड नंबर देख, 60 45 30 और 0 है, ऑड नंबर एक ही है 45, इधर ऑड नंबर 45, ये वैल्यू सेम होगा। 30 और 150 सेम होता है, 0 डिग्री 180 डिग्री सेम होता है। कल को अगर मैं पूछूं साइन 135 की वैल्यू बता, फटाक से बोलना 1/√2, सिर्फ 1/√2। यस, अगर ये दिल में बस गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो प्लीज, एक बार बस कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। सर इस तरीके से तो साइन 120 की वैल्यू पूछेगी तो साइन 120 हो जाएगा तुम्हारा साइन 60 के बराबर √3/2। सर हम तो यूज करते थे साइन 120 को लिखते थे 90 + 30, 90 डिग्री फंक्शन चेंज करता था डैश, तब तक नीट का ईयर चेंज हो जाएगा, नीट का ना ईयर चेंज हो जाएगा। अरे सर 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 इधर देख, कॉस थीटा क्या होता है सर, इसका उल्टा कॉपी करो। 1 cos 30 होता है √3/2, ये होता है 1/√2, हाफ और 0। 90 डिग्री की वैल्यू को छोड़ और इसको कॉपी कर दे उल्टा, इसको कॉपी कर दे उल्टा, तो ये आएगा हाफ, ये होगा 1/√2, ये होगा √3/2 और 1। सर लेकिन एक चीज यहां पे फर्क है कि cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़े पे निगेटिव होते, बस माइनस लगा के याद रख। सर cos 120 की वैल्यू बताओ मुझे, तो cos 120 एग्जैक्टली 60 के बराबर होगा। cos 60 होता है हाफ, तो ये होगा हाफ बट निगेटिव में। सर cos 135 की वैल्यू, सर cos 135 की वैल्यू cos 45 1/√2, ये -1/√2। cos 150 मतलब 30, cos 30 होता है √3/2, तो -√3/2। वाह बेटा। tan क्या होता है सर, इसका रेशियो, tan 0 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका √3 इंटू नॉट डिफाइंड। यहां पे फिर से कॉपी कर दो बेटा, ये √3, ये 1, 1/√3 0। जब रेशियो लोगों पॉजिटिव और निगेटिव तो निगेटिव आएगा, तो ये भी निगेटिव हो गया। बताओ मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो tan 135 की वैल्यू क्या होगी, tan 135 की वैल्यू की -1। बेटा सब कुछ आता है, लेकिन सिली मिस्टेक कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझे बताओ, फिजिक्स में जितने भी आप चैप्टर पढ़ते हो, क्या उन सभी चैप्टर्स में 180 तक की वैल्यू यूज होती है? क्या 180 तक की वैल्यू यूज होती है? हाँ सर, लगभग लगभग इतना ही होती है, लगभग लगभग इतना ही होती है। सर एक आध 240 का भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान ले साइन 240 की वैल्यू पूछता है, कुछ मत कर, मेरी बात सुनना। क्या साइन 240 को लिख सकता हूं मैं साइन 2 × 120? हाँ सर लिख सकते हो। अब ये थीटा मान ले 120 को, तो साइन 2 थीटा है, 2 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 साइन कितना हो गया 120, साइन 120 इंटू कॉस 120। साइन 120 होता है √3/2 और कॉस 120 होता है कॉस 60 हाफ के बराबर। तो ये -हाफ, ये इससे कटेगा और √3/2 -√3/2 आ गया। ले भाई,
साइन 240 डिग्री की वैल्यू -√3/2 है। कितने लोगों को समझ आया? कोई कमेंट में सही आंसर नहीं बता रहा, कोई कमेंट में सही आंसर नहीं बता रहा। -√3/2 होगा, कोई कमेंट में सही आंसर नहीं बता रहा। चल इधर देख चाचा, अगर साइन थीटा 4/5 है तो कॉस और कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, साइन थीटा कहीं पे दिया हो तो आप उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अगर पी तुम्हारा 4 है, बी 5 है, क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो? √π² + b²। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये थीटा है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा π² + b² बराबर h² होता है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? सर सॉरी सॉरी सॉरी, p/h, सॉरी p/h। साइन थीटा क्या होता है? p/h। तो अगर हमें p पता है और h पता है, h पता है और p पता है, तो बेस निकल जाएगा। हाँ, बेस निकल जाएगा। और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cot थीटा होता है कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए क्या कर लेंगे? ये डन है, डन है, एकदम डन है बेटा, डन है। चलिए यहां पे देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 11/5 है। तो tan की वैल्यू बताइए। कभी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है। सर क्यों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो यहां पे 5 लाएंगे तो ये होगा 5 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। हाँ सर होगा। इसको यहां ले जाएंगे तो 11 साइन थीटा माइनस 11 कॉस थीटा। एकदम बेसिक से बता रहा हूं। तो भाई कॉस वाला टर्म एक तरफ रख, साइन वाला टर्म एक तरफ रख, 5 साइन थीटा को उधर ले जा, तो 11 में से 5 जाएगा 6 साइन थीटा, -11 कॉस थीटा को इधर ला, 11 और 5 16 कॉस थीटा। तो साइन बटा कॉस tan थीटा हो जाएगा 16/6। 16/6 मतलब 16/6 मतलब हो जाएगा ये 8/3। कोई बता रहा है क्या? सही कर रहा हूं? 8/3 कोई बताएगा? 8/3, यस, 8/3 इज आंसर। बताओ समझ आया बेटा? बहुत आसान है ना? ऐसे आते हैं कि नहीं फिजिक्स में कभी कभी? हाँ सर आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा अगर तेरा 4/3 है, ठीक है, फाइंड कॉस थीटा। फटाफट बताओ तो, फाइंड कॉस थीटा फटाफट बताओ। कम ऑन प्लीज, फटाफट बताओ। ये सवाल जो कर लेगा उसको मेरी तरफ से 5 रुपए, आज की क्लास में मेरी तरफ से 5 रुपए। ये जो कर देगा, ये जो कर देगा उसको मेरी तरफ से 5 रुपए मिलेंगे। सर बहुत आसान है ये तो। क्या सर? अभी तो आपने पिछले पेज पे सिखाया, साइन थीटा होता है 4/3, इसको पी/बी बोल देंगे। हाँ, तो यहां से हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। नॉट पॉसिबल आंसर आएगा। कोई नहीं बोल रहा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल आंसर आएगा। सर कैसे? साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। चमन चोमूस, चोमू जैसे चोमू को अपनी 8/3, 16/6, 3/4 डैश। अभी तक एक बच्चा नहीं बोला, एक बच्चा नहीं बोला, जूता निकाल के मारूंगा, जूता निकाल के मारूंगा, यहीं से फेंक के जूता निकाल के मारूंगा। भाई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो +1 होती है, उसके बराबर या उससे छोटी होगी, और -1 के बराबर या उससे बड़ी होगी। आंसर दे रहा है 5/3। बात बुर्बक, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। बुर्बक कहीं का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस रिलेशन है। 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर होता है। मतलब ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। 6 और 8 का अगर परपेंडिकुलर बेस है तो हाइपोटेन्यूज 10 होगा। 12 5 का 13 होता है। ये कुछ पाइथागोरस रिलेशंस हैं, ठीक है ना। 7 24 25 होता है। 8 15 17 होता है। 9 और 12 रूट अंडर 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर 15 होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस रिलेशन याद रखिएगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाफ एंगल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा होता है बेटा, ये याद रखना बस, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो, इसमें से ना सिर्फ आपको दो याद रखने हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है? हाँ सर होता है। दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सर दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। हाँ, पी बाई एच क्या होता है? सर साइन, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई एच क्या होता है? सर कॉस, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। एच स्क्वायर से स्क्वायर कट के आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। भाई साहब ये तो सबको याद होगा। तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा का रूट। बोल भाई काहेला निराश वाले तू, बोल भाई काहेला निराश वाले तू, बोल काहेला निराश वाले, बोल ये ठीक हो कि ना बता, बोल। सर एकदम आसान। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, याद रखना जब भी थीटा बेटा स्मॉल हो, जब भी थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा और टेन थीटा सबसे पहली बात बराबर होगा और थीटा के इक्वल होगा। लेकिन जब अकेला थीटा लिखोगे तो इसको रेडियन में रखना बेटा। सर बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, सर टेन थीटा क्या होता है 1, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है अगर थीटा स्मॉल हो। थीटा स्मॉल हो तो कॉस थीटा 1 हो जाता है और साइन और टेन थीटा रहता है, याद है, यस। कॉस 2 थीटा की 2 डिग्री की वैल्यू बता, सर ये तो छोटा एंगल है, हाँ 4-5 डिग्री तक छोटा एंगल लेते हैं, तो कॉस 2 डिग्री बेटा 1 होगा। साइन 2 डिग्री क्या होगा, सर साइन थीटा थीटा होता तो 2 डिग्री होगा, गलत है, क्योंकि आप इसको डिग्री में नहीं रख सकते, रेडियन में रखना पड़ेगा। तो 2 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई रेडियन बटा 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई 90 रेडियन। सीधा 2 डिग्री लिखो गलत हो जाएगा। tan 4 डिग्री नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे 4 डिग्री, 4 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री को लिखेंगे पाई बटा 180, 4 इंटू पाई बटा 180। कॉस 3 डिग्री 1 होगा, क्योंकि छोटा अगर एंगल है तो कॉस 1 हो जाता है, छोटा एंगल है तो कॉस 1 हो जाता है। क्या वॉइस कम है क्या, कम बोल रहे थे क्या बच्चे, 2-4 बच्चे इसके तो स्पैमर होते हैं, घबराना नहीं, बाकी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो कोई दिक्कत होगी, 2-4 बच्चे तो बहुत स्पैमर होते हैं। चलिए इधर देखिए ध्यान से, साइन थीटा का फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये मैट्रिक्स मैच आपको सॉल्व करना है। साइन थीटा का फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू पूछे तो 0 होगा। साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इसका फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो, इसका फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होता है, याद रखिएगा। आपको याद भी होगा, याद भी होगा, हाँ सर याद है। अच्छा हाफ साइकिल में क्या होता है 2/पाई, हाफ साइकिल में क्या होता है 2/पाई। अच्छा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ या फुल में देखोगे तो ये आता है 2। ये कहां किया है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं 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 सॉरी, हाफ 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 सही है, हाफ। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है। आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन थीटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आरएमएस वैल्यू का मतलब है साइन स्क्वायर का पहले एवरेज लो, साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होता है हाफ, और फिर इसको रूट लगा दोगे तो 1/√2 आ जाएगा, मतलब इसका ये होगा। चलो फटाफट देखो तो ये सही किया है क्या, ये बहुत कंसेप्चुअल है बेटा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ए का आंसर हो रहा है चौथा, ए का आंसर हो रहा है चौथा, बी का आंसर हो रहा है पहला, सी का आंसर हो रहा है बेटा हाफ, और डी का आंसर हो रहा है साइन थीटा का आरएमएस। आरएमएस का मतलब पहले स्क्वायर लो, स्क्वायर का एवरेज करो, तो साइन स्क्वायर का एवरेज तो हाफ है और फिर उसका रूट लगा दो, आरएमएस का मतलब ये होता है। तो डी का होगा आपका, डी का होगा आपका, डी का होगा आपका तीसरा। कितने लोगों का ये आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी में यूज होता है, एसी में यूज होता है। नहीं अगर कहीं भी थोड़ा मिसिंग लग रहा है, डिस्कनेक्ट फील हो रहा है तो रुक के देख लो। हाँ कॉस में भी यही होगा, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा तुमने कि सर ये तो साइन में आपने सारे में बता दिए, फिर कॉस में क्या होगा, यही होगा। टैन में जरूरत नहीं है जो आपने साइन में यहाँ पे पढ़ा वही होगा कॉस में, और टैन में जरूरत नहीं है। वाह यार बहुत बढ़िया। चलो बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री। 2 डिग्री के लिए कौन सी वैल्यू सही होगी, तो डायरेक्टली 2 डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि जब थीटा अकेला होता है तो रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा क्या 2 डिग्री को आप लिखेंगे पाई बटा 2 इंटू पाई बटा 90, यस, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, देन फाइंड फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट रेंज एंड टाइम पीरियड। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई बार बच्चा ये समझता है कि बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो बाय डिफॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल से ही एंगल लेता है हमेशा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से एंगल लोगे तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा, जिधर एंगल थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट लेते हैं, उसके अपोजिट साइन क्या लेते हैं, साइन कंपोनेंट, सर ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ क्या पूछ रहा है, स्पीड u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, तो वर्टिकल से जब लोगे बेटा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी नीट 22 में गलती कर दिए थे, वर्टिकल से एंगल लोगे तो ये कंपोनेंट होगा बेटा u cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। क्या इसका ध्यान रखना चाहिए हमें, तो ये तुम ना जानबूझ के गलती नहीं करोगे, सबको आता है कि जब हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं तो cos हॉरिजॉन्टल में आएगा और वर्टिकल में साइन, लेकिन जब वर्टिकल से एंगल लेंगे तो वर्टिकल में cos हॉरिजॉन्टल में साइन।
ये आता सबको है, लेकिन ये आधे बच्चे गलती क्यों कर देते हैं? सवाल पूरा नहीं पढ़ते। क्या करते हैं? सवाल पूरा नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ है एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, क्या यहां पे कंपोनेंट लेना भी सीख गए तुम? यस। अच्छा बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 वर्टिकल कंपोनेंट बटा जी, यही होता है 2u बाई जी। तो 2u साइन थीटा बाई जी इस केस में होगा, लेकिन इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा सर? 2u कॉस थीटा बाई जी। सर एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सब कुछ बदल गया। अरे इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूं ना, ये तो पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन की नंबरिंग दूंगा तो 1000 से ऊपर निकल जाएगा। रुक जा, चिंता मत कर। स्लाइड नंबर 13 है। चलो मैं एक काम करूंगा, लेक्चर खत्म होने के बाद नंबरिंग डाल के नोट्स भेज दूंगा, ठीक है बेटा? अब नंबरिंग डालूंगा तो लेक्चर नंबरिंग में निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसके मैक्सिमम वैल्यू। जैसे y बराबर 3 sin 2 थीटा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बोल? अगर मैं लिखता हूं y बराबर sin 2 थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो याद रखिए, साइन के अंदर चाहे कोई भी एंगल लो, साइन थीटा लो, साइन अल्फा लो, साइन 5 थीटा लो, साइन 6 थीटा लो, ये जो वैल्यू है ना, इसके अंदर चाहे एंगल को किसी भी फॉर्मेट में रखो, चाहे 5 थीटा ले लो, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमेशा 1 होती है। तो ये साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, लेकिन y बराबर 3 साइन 2 थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा +3 और मिनिमम वैल्यू होगी -3। बोलो हाँ कि ना? और ये तो कई बार काम आ जाता है एसएचएम में, वेब में, एसी में, कि y बराबर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर √25 बराबर 5। बोलो हाँ कि ना? यस सर, +5। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -5। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अब ये देखो, अब बच्चा यहां पे गलती क्या करता है कि वो ये वाला फॉर्मेट तो रट लेता है कि साइन प्लस कॉस वाले में, फिर बच्चा यहां गलती करता है, कहता अरे सर हम तो पढ़ ले वानी। कहा पढ़ ले वानी सर? √एकरा होल स्क्वायर प्लस एकरा होल स्क्वायर, वो तब जब साइन और कॉस होगा। यहां पर ध्यान से देख, ये बेटा 5 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा है, तो ये तो तेरा डायरेक्टली हो जाएगा 9 कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो चाचा मोहन 9 होगा और मिनिमम वैल्यू -9 होगा। अरे हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोल, तो y की बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 - 3, जब ये तेरा मिनिमम होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जितना छोटा सब्ट्रैक्ट करेगा y उतना मैक्सिमम होगा। हाँ, तो ये आ जाएगा तेरा 8, और y की मिनिमम वैल्यू होगी 5 - 3 2, तो 2 और 8। बोल भाई, बोल भाई, क्लियर है? हाँ सर ठीक है, तो ये कर लेगा y बराबर 3 cos 3 थीटा, देन फाइंड एंगल एट विच y विल बी 0। तो किस एंगल पे y 0 होगा? तो y बराबर 3 cos 3 थीटा है, तो 0 तब होगा जब यहां पे π/2 हो, cos π/2 0 होता है, तो 3 थीटा के जगह पे π/2 हो, तो थीटा बराबर π/6 रेडियन आंसर आएगा। सवाल समझ क्या कह रहा है? अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? अगर y बराबर 3 cos 3 थीटा है, देन फाइंड एंगल एट विच y विल बी 0। तो cos 0 कब होता है? जब थीटा π/2 हो, तो ये एंगल जहां रखा है उसको π/2 रखेगा। π/6 इज योर करेक्ट आंसर। सर बहुत बढ़िया। सर वो फंक्शन चेंज वाला नहीं सिखाओगे? जरूरत नहीं है, उसके जगह पे मैं आपको फेजर डायग्राम सिखाऊंगा। फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर डायग्राम होता है बेटा, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि काम आएगा आपको 6 चैप्टर में। सर कौन कौन से चैप्टर में? मैं अभी बता देता हूं। वेक्टर, एसएचएम, वेव, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव, एसी। 1 2 3 4 5 6। अगेन रिपीटिंग, वेक्टर, एसएचएम, वेव, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव, एसी। मतलब नीट में एक सवाल तो उम्मीद कर ही सकते हो इससे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीट में एक सवाल इससे तो उम्मीद कर ही सकते हो। हाँ सर, तो क्या आपको इसको बहुत बेसिक्स और अच्छे से सीखना है? तो 5 से 7 मिनट समय लूंगा, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। सर सिखाइए। सुन, जनरली ये एक सक्सेस होता है। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी फंक्शन मेरा साइन के टर्म्स में है, जैसे जैसे y बराबर 4 साइन थीटा, या y बराबर 6 साइन थीटा, या y बराबर 3 साइन ओमेगा टी, तो अगर साइन थीटा के टर्म्स में है तो साइन थीटा का रेफरेंस मैं इधर एक्स एक्सिस में मान लूंगा। मतलब ये है नहीं साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का ये मैं डायरेक्शन मान लेता हूं, साइन थीटा का।
तो जितने भी मेरे सिर्फ साइन थीटा के टर्म्स में हो गए, जैसे 4 साइन थीटा, 6 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, उसका फेजर डायग्राम में स्ट्रेट लाइन से ऐसे बनाऊंगा। तो ठीक है, साइन थीटा में होगा तब ना। लेकिन अगर y बराबर साइन थीटा प्लस 30 डिग्री हुआ तो एंटी क्लॉक वाइज में जब हम जाते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। ये साइन थीटा में है कि साइन थीटा से 30 आगे है, साइन थीटा से 30 आगे, तो इधर ले लूंगा। इधर जाऊंगा तो एंगल पॉजिटिव लूंगा, ये कुछ π/3 या 30 डिग्री, कुछ भी π/6 या 30 डिग्री। तो अगर मेरा साइन थीटा है तो सीधा होगा, साइन थीटा में अगर 30 जोड़ूंगा तो इस लाइन में मेरा रेफरेंस आ जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से कॉस इधर होगा, कॉस हमेशा साइन से 90 डिग्री आगे चलता है, ये माइनस साइन थीटा होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। अब सुनना, एक जोरदार चीज बताता हूं। अगर मेरा यहां पे y1 है 5 साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, अब बताइए इस y1 को मैं कहां प्लॉट करूं? सीधा एक्स एक्सिस में कर दूं क्या? एक्स एक्सिस में तब करता जब 5 साइन थीटा होता। क्या मैं ऊपर ले जाऊं? ऊपर तब ले जाता जब साइन थीटा में प्लस एंगल होता। कहां ले जाऊंगा? यहां पर। ये तुम्हारा y1 होगा। इसका इक्वेशन है 5 साइन थीटा, सिर्फ होता तो यहां रखता। थीटा में कितना एंगल पीछे गया है? -30। -30 मतलब क्लॉक वाइज में जाएंगे तो एंगल को निगेटिव लिखते हैं। बताइए कितने लोगों को समझ आ गया? थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो क्लियर कर दिया क्या मैंने? हाँ, अब तू खुद प्लॉट करेगा। y2 बराबर 4 कॉस थीटा माइनस 90। बता y2 कहां जाएगा? कमॉन 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 कमॉन, बता किधर जाएगा? बता किधर जाएगा? सर एकदम हलुआ। अगर 4 कॉस थीटा होता तो ऊपर जाता। हाँ सर, 4 कॉस थीटा हो तो ऊपर जाता। 4 कॉस थीटा में से 90 डिग्री माइनस है, मतलब कॉस थीटा से 90 पीछे, कॉस थीटा से 90 पीछे इधर चला आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। ओ भाई साहब, धुआं कर दिया एकदम। सर मजा ही आ गया, 6 चैप्टर में काम आएगा सर, अच्छे से बताओ। और आओ, y3 बराबर 4 साइन थीटा प्लस 120 डिग्री। बता सर एक काम करते हैं, हाई साइन थीटा हो, हाँ तो देख साइन थीटा हो, साइन थीटा में 120 ऐड कर दे, ये रहा, यहां से 120 ऐड कर दिया, ले लौटा के। एडिशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, y3 यहां होगा। बोल मजा ही आ गया कि नहीं आ गया? बता। y4 3 कॉस थीटा माइनस 40 डिग्री, बता क्या होगा? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहां से 40 डिग्री पीछे, यहां से -40 डिग्री यहां पे आएगा y4। फेज डिफरेंस किसको कहते हैं? जैसे मान ले एक फंक्शन लिखा है मैंने y1 साइन थीटा प्लस 5, y2 लिखा है मैंने कॉस या साइन थीटा प्लस अल्फा। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है? इन दोनों में फेज डिफरेंस मतलब इस एंगल का डिफरेंस। जब ये साइन में होगा तो सीधा इसमें से इसको घटा दो, तो तुम्हारा फाई माइनस अल्फा क्या होगा? फेज डिफरेंस। क्या होगा? फेज डिफरेंस। सर कॉस होता तो ये डायग्राम यूज करके करते। क्या करते? डायग्राम यूज करके करते। सर एक सवाल करा दो, एक नहीं पूरे फिजिक्स का सवाल करा दूंगा, पूरे फिजिक्स का सवाल करा दूंगा। बेटा ये देखो, ये तुम्हारा है I1 बराबर I0 साइन थीटा प्लस π/3, और ये I2 बराबर I0 साइन थीटा माइनस π/6। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताओ क्या होगा? चलो मजा आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा। तो चलो सर, ये साइन में है, साइन थीटा से π/3 ऊपर और साइन थीटा से π/6 पीछे। हाय साला, π/3 प्लस π/6 π/2। हाय साला इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अब π/2 है, हाँ सर π/2 है। π/2 का मतलब हो गया एक इधर I0 और एक इधर I0, दोनों में π/2 का डिफरेंस है। तो अब π/2 पे सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का π/2 पे I0 क्या हो जाएगा? √2 I0। यह भी वेक्टर में सिखाऊंगा। अब बोल सर मजा आ गया। इधर देख, बी देख, I0 साइन थीटा प्लस π/3, अगेन साइन थीटा से π/3 ऊपर, और ये क्या है? I0 cos थीटा से π/3 आगे। सर इसमें तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। देखो सर, थीटा प्लस π/3, थीटा प्लस π/3 सर, ओ लौटा के। लेकिन ये साइन से π/3 ऊपर, ये कॉस से π/3, तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री π/2 आएगा, रिजल्टेंट √2 I0। बता
और बता ये काम तुम्हें एसएचएम में करना है कि नहीं, ये काम तुम्हें वेब में करना है कि नहीं, ये काम तुम्हें साउंड वेब में करना है कि नहीं, ईएम वेब में करना है कि नहीं, एसी में करना है कि नहीं, बता। साला एसी तो पूरा इसी पे बेस्ड है। बोल 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 मुन्ना, एसी पूरा इसी पे बेस्ड है कि नहीं, है बता। जीरो कहने वाले को जूता मारूंगा, जूता। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए सर, 4 साइन ओमेगा टी और 4 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। साइन ओमेगा टी का मतलब सीधा इसमें, साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी को थीटा बोल दे तो सीधा इधर, और एक कॉस से पाई बाई 3 आगे, कॉस से भी पाई बाई 3 आगे, बता कितना होगा सर। 90 प्लस पाई बाई 3 मतलब 90 प्लस 60, 150 डिग्री होगा क्या? 90 प्लस 60 ना, हाँ तो 150 डिग्री होगा क्या? हाँ सर 150 डिग्री। तो यहां पे नेट रिजल्टेंट अभी निकालना सिखाऊंगा। रूट अंडर पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर प्लस 2 पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस 150 रख दे, ये मैं सिखाऊंगा। इधर देख 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब साइन ओमेगा टी जिधर है उससे पाई बाई 2 प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज में यहां पे, या I1 इधर आएगा। और ये 5 कॉस ओमेगा टी, फेज डिफरेंस इसका 0 है, तो ये और ये डायरेक्टली 0 फेज डिफरेंस है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। भाई साहब आई नेट तुम्हारा 7 हो गया। भाई साहब क्या सवाल लिखा है मैंने, मुझे खुद पर ही क्या होना चाहिए बता, मुझे खुद पर क्या होना चाहिए बता। ये वाला देख, ए बी सी डी वाला सवाल देख, डी वाला सवाल देख। I1 एक करंट है या मान ले डिस्प्लेसमेंट है, या एसएचएम का इक्वेशन है। मान ले एसएचएम का इक्वेशन है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और ये एसएचएम का इक्वेशन है 5 कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे होता है, तो ये दोनों सेम फेज में हुए 0 डिग्री, तो दोनों की जो सम होगी वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। बता 5 और 3 8। ओ भाई साहब ये प्रिंटिंग मिस्टेक था भाई, यहाँ पे यार यू लो देखिए इधर 4 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो कॉस ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे तो साइन में जाएगा, और साइन से आगे ओ भाई क्या बढ़िया यार। ये 4 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो साइन से पाई बाई 2 आगे ये कॉस में हुआ, और ये कॉस से पाई बाई साइन में हुआ, तो 4 और 4 हो जाएगा तुम्हारा 4√2। इधर देख I1 बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, 3 कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी से पाई बाई 3 आगे और ये कॉस में है, तो डिफरेंस पाई बाई 6 का होगा। अब ये थीटा माइनस 60, साइन से 60 डिग्री पीछे और कॉस से 30 डिग्री पीछे, तो 60 पीछे, यहां से 60 पीछे, देखो ना साइन से थीटा से 60 पीछे और कॉस से 30 पीछे, तो ये हो जाएगा 30 पीछे तो 60 मतलब 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3। लो भाई अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें मजा आया कि नहीं सर? 120 डिग्री पे ये 4 और 4 4 ही रहेगा, यस 4 रह जाएगा। दिस विल बी डिस्कस इन वेक्टर, बी विल डिस्कस इन वेक्टर। चलो ये वेक्टर में हम डिस्कस करेंगे। इतना बताओ कि इसमें मजा आया कि नहीं आया। चलिए अब एक नॉर्मल क्वेश्चन कैसा दिखता है वो देख लो, नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में कैसा दिखेगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ करंट माइनस कॉस ओमेगा टी एंड वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/6, देन फेज डिफरेंस। तो देख बेटा यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी है, मतलब यहां पे है ये माइनस है कॉस ओमेगा टी में, यहां पे है ये I1, और ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी से पाई/6 पीछे, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, साइन से 30 डिग्री पीछे, यहां से 30 डिग्री पीछे ये, तो ये 60 डिग्री तुम्हारा होगा, मतलब पाई/3, बी आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सिक्सटी नहीं है बेटा, बी आएगा मतलब 60 बी है, ठीक है ठीक है, 60 डिग्री बी है, ठीक है। माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। जीपी सीरीज क्या होता है आइए समझते हैं। जीपी सीरीज क्या होता है? जीपी सीरीज बेटा एक सिंपल सीरीज है जो कि प्रोडक्ट पे बेस होता है। एक फिक्स नंबर से हम प्रोडक्ट करके आगे हम सीरीज बनाते हैं, जैसे 3 6 12
24, 48, ये जीपी सीरीज है क्या सर? कैसे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज में एक फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म तो 3 है, और कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। ऐसे कर ले, सीधा याद रख, सेकेंड बटा फर्स्ट। सेकेंड है तेरा 6, फर्स्ट है तेरा 3, सॉरी तो आ जाएगा 2। इसके सम का फॉर्मूला होता है, याद रखना, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये तभी सही है जब कॉमन रेशियो तेरा 1 से छोटा हो, और सिलेबस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है। क्लियर है क्या? सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। क्या सबको ये पता है? ठीक है भैया, चलते हैं, हटाओ, सबको पता है। सवाल करो, नया सवाल लेके आऊं मैं। क्या सवाल? ये देख, मास ऑफ 1 kg each are placed 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on from the point P. Then gravitational field intensity at P due to those masses is, P से 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे एंड सो ऑन 16 मीटर पे मास रखी है 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ। ऐसे सवाल बेटा कई चैप्टर में एज इट इज बनते हैं, करिए। तो आई बराबर होगा, यहां पे फील्ड इंटेंसिटी होता है माइनस जी मास 1 बटा डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, माइनस जी यहां से 1 kg मास 1 बटा 2 का होल स्क्वायर 4, माइनस जी 1 kg एंड 4 का होल स्क्वायर 16, जी 1 kg 64। यहां से माइनस तुम्हारा एक तो कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन निकल गया तो ये बचेगा 1 1, और माइनस कॉमन निकल गया जी के साथ तो प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। तो ये जीपी सीरीज हो गया। इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? 1/4। सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म करोगे तो माइनस जी फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4। 4 एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1 3, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ रहा 4g/3। 4 में से गया 3, 4g/3। 4g/3 तुम्हारा आंसर आ रहा। सर माइनस नहीं है तो माइनस नहीं है सर, किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है तो 4g/3 तो देंगे। कितने लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया? कितने लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया? फोर्थ आंसर आ रहा। करना पड़ेगा, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अब इस तरह के सवाल देखिए, यहां पे इसमें बन सकता है क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एंड सोनी फिगर। मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो प्लस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे होगा बेटा के क्यू बटा डिस्टेंस, स्क्वायर नहीं होता है। माइनस क्या होगा? माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस। प्लस है तो प्लस होगा के क्यू बाई 4, फिर माइनस के क्यू बाई 8 एंड सो ऑन। सर इसमें तो एक टर्म प्लस माइनस है, इसमें तो सारे माइनस थे तो इजी था सॉल्व करना। इसमें तो प्लस माइनस है तो के क्यू को बाहर निकालो, यहां पे बचेगा 1 माइनस हाफ, प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस सो ऑन। बताओ क्या ये जीपी है? सर ये तो नहीं लग रहा है बेटा। सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या है? सर माइनस हाफ। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। ये हो जाएगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज माइनस हाफ। बताइए, कॉमन रेशियो इज माइनस हाफ। तो के क्यू को तो बाहर रखो, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? माइनस हाफ। तो 1 माइनस माइनस प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर 2k/3। कितने लोगों को आ रहा है? क्या रफ में ये किया सॉल्व आपने? क्या रफ में आपने ये सॉल्व किया? क्या रफ में आपने ये सॉल्व किया? एपी सीरीज क्या होता है? एपी सीरीज एडिशन से बनता है। इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है बेटा आपका ए, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस टी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2टी, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए। तो एक बात बताओ, जिस टर्म की बात कर रहे हो उसमें उतनी बार डी ऐड करेंगे कि एक कम बार करेंगे? जैसे फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकेंड टर्म में एक बार किया, थर्ड टर्म में 2 बार किया, फोर्थ टर्म में 3 बार किया, तो nth टर्म क्या होगा? सर 1 मिनट, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा सर। वाह बेटा, मौज कर दी तूने। कितना आसान है। हो सकता है कुछ एक आध सवाल आ जाए, तो कितना आसान है देखो। nth टर्म में क्या होगा? सर फर्स्ट टर्म और nवां टर्म है तो एक बार कम डी ऐड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में तो मैंने ऐड किया नहीं था। और सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म बाई 2, बस।
ये इसका सम का फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म बाई 2, ये आ जाएगा। एक कम बार ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब एक तुम्हारा वेव पर ये बढ़िया सवाल है, क्या है बेटा, वेव पर एक बढ़िया सवाल है। 10 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी in such a way that any two nearest tuning fork produce 4 beat per second. 4 beat per second. Then highest frequency is twice that of the lowest frequency. Possible highest and lowest frequencies are. 2 मिनट रुको। सबसे पहले बीट का मतलब समझो, बीट का मतलब होता है, बीट का मतलब होता है डिफरेंस। किसका? डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो 10 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सच अ वे दैट टू नियरेस्ट ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट। मतलब दो के बीच में गैप 4 फ्रीक्वेंसी का है, 4 हर्ट्ज का है, 4 हर्ट्ज का गैप है। मतलब डिफरेंस ही तो 4 ऐड करके क्या आगे बनेगा फिर। हाँ, तो यहां पे तुम्हारा डिफरेंस हो गया 4 बीट, 4 डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो nth फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। और ऐसे ऐसे कितने हैं? 10 ट्यूनिंग फॉर्क है। कितने हैं? 10 है। तो मान लीजिए फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी ये मान लिया f0 हमने मान लिया फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है, तो 10th की ये हो जाएगी। हाँ सर, 10th की फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन दिया हुआ है। अब क्या करें? अब एक बहुत आसान सी चीज है। क्या आसान सी चीज? 10th टर्म बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस 10th माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये तो लिखोगे, ये एपी का ही तो सवाल हो गया। तो 10th टर्म तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल f0 हो जाएगा, बराबर इनिशियल तुम्हारा f0 है प्लस 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है सबका 4। तो 2f0 में से इधर f0 लाओगे तो माइनस f0 बराबर 10 में से 1 जाएगा, 9 गुना 4 36, तो f0 बराबर 36। तो 2f0 मतलब 72। ये आपका आंसर आ गया। समझिए, सवाल के नेचर को समझने की कोशिश करिए, सही बोल रहा है क्या? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? 10 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी सच अ वे दैट एनी टू नियरेस्ट ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट, मतलब 4 फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द इनिशियल। ये आपका दिया हुआ है ना, हाईएस्ट लास्ट वाला, लास्ट 10th ट्यूनिंग फॉर्क की जो लास्ट की फ्रीक्वेंसी इनिशियल का डबल है, और 10th का जो टर्म होगा इनिशियल प्लस n, 10वां लिख रहे हो तो 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। समझ में आया क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये करना जरूरी है। चलिए इधर देखिए, टू वेव हुज इंटेंसिटी 9 and 16 आर मेड ऑफ इंटरफेरेंस, देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो बेटा, मैक्सिमम बटा मिनिमम का जो रेशियो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम होता है। मान लो ये फॉर्मूला तुम्हें गिवन है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मान लो ये फॉर्मूला गिवन है, अब सॉल्व करके देखो। तो टू वेव हुज इंटेंसिटी 9 and 16, मतलब I1 9 है, I2 16 है, तो यहां पे रखोगे 9, √9 3, √16 4 बटा 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 और 4 7 का होल स्क्वायर 49, 3 में से 4 जाएगा, 1 होल स्क्वायर 1, 49:1 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा तुम खुद ही बताओ, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं कि पूछे गए हैं आज तक? बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन आए कि नहीं आए हैं? आपने किए भी होंगे, किए भी होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। एक बहुत बढ़िया सवाल है लॉग एंटी लॉग के कंसेप्ट पे। लॉग एंटी लॉग में बेटा एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाऊंगा। क्या? मान लीजिए कहीं लिखा है लॉग a ऑन द बेस b इज इक्वल टू c, तो इसको पढ़िए पहले कैसे लिखा है। सर ये लिखा है लॉग a ऑन द बेस b बराबर c, ठीक है। लॉग एक्चुअल में एक्सपोनेंट का ही कंसेप्ट होता है, हाँ एक्सपोनेंट का कंसेप्ट होता है। जब आप इसमें एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग का मतलब है लॉग को हटाना। तो सर लॉग को हटा के क्या लिखेंगे? लॉग को हटा के क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना, मजा आया तो कमेंट बॉक्स में दिल बना देना। ये सर बेस है, यस ये बेटा बेस है, और इसका ये पावर है,
लॉग के सामने जो होता है ना वो बेस का पावर होता है, बस इतना याद रखो। तो सर एंटी लॉग लेंगे मतलब पावर के कंसेप्ट में लिखेंगे, हाँ बेस का पावर सी, बी का पावर सी बराबर ये एंटी लॉग से आंसर आ गया सर, बस इतना। हाँ जैसे कहीं लिखा हुआ है log 10 ऑन द बेस e बराबर, या फिर log y ऑन द बेस e बराबर x, इसका एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग का मतलब है कि बेस का पावर होता है, लॉग के सामने जो होता है पावर होता है, e का पावर x बराबर y। क्या ये आपको समझ आता है? इतना अगर आपको समझ में आता है तो काम हो जाएगा, इतना अगर आपको समझ में आता है तो काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा अभी बताता हूं। ये सब समझते हैं आप, नेचुरल लॉग और लॉग ऑन द बेस। जैसे लॉग x ऑन द बेस e है, उसको अगर लॉग x ऑन द बेस में 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3, लॉग 3 ऑन द बेस की वैल्यू होती है 0.47, ये याद रखिए। लॉग 1 ऑन द बेस e होता है आपका 0। लॉग एक्स वाई अगर प्रोडक्ट में है तो लिखते हैं लॉग एक्स ऑन द बेस ए लॉग वाई ऑन द बेस वाई। लॉग एक्स बाई वाई हो तो लॉग एक्स ऑन द बेस ए माइनस लॉग वाई ऑन द बेस ए। ये जानते हो पावर होता है, बाहर निकल जाता है, कोई खास बात नहीं है। इसको फील करने के लिए एक बढ़िया सवाल में लाया यहां पे, इफ लॉग जेड ऑन द बेस 10, लॉग जेड ऑन द बेस 10 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ जेड। तो लॉग के टर्म्स में दिया हुआ है, हाँ सर। सर लॉग के सामने जो होता है ना पावर होता है, किसका? इस बेस का पावर। तो क्या लिखोगे? 10 का पावर 3 बराबर जेड, मतलब जेड बराबर 1000। यस आंसर। सर इतना आसान है क्या? हाँ। अब देखिए, अब खुद महसूस करिए कि कितना इजी है ये, कितना इजी है ये, बताइए। अब खुद महसूस करिए, बताइए आंसर होगा कि नहीं। बताइए आंसर होगा कि नहीं, बताइए आंसर होगा कि नहीं। सर बहुत इजी है। चलिए एक सवाल और करिए। लॉग ए ऑन द बेस 3 बराबर -4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। बहुत इजी है। बेस लॉग में जो सामने होता पावर होता है किसका? बेस का। तो 3 का पावर -4 बराबर ए। सर बहुत बढ़िया। तो ए बराबर, जब भी पावर निगेटिव अगर नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर 3 का पावर 4 क्या होगा? सर 256, 38 जैसे 3 का पावर 4 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 या 27 तो 81, 1/81। ये रहा 1/81 होगा ना, ऐसे 1/81। देखो भाई नहीं समझे, कितना आसान है देख। ये बेटा तेरा रिलेशन है, हाँ सर है। लॉग ए ऑन द बेस 3, लॉग ए ऑन द बेस 3 बराबर -4 है। तो आप लिखोगे लॉग हटा दो, इस बेस का पावर है ये, तो 3 का पावर -4 बराबर 1। बस बस लपेट दिया। अब सुनना सर, फिजिक्स में कहां काम आएगा उस पर बेस्ड एक सवाल करा दीजिए। बहुत मेहनत से सवाल लिखा है भाई। एग्जैक्टली टेस्ट में ऐसे आपको सवाल दिखते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। क्या है देखिए, हाउ मेनी टाइम्स मोर इंटेंस इज अ 60 dB साउंड देन अ 30 dB साउंड। ये जो dB दिया हुआ है ये है तुम्हारा लाउडनेस, ये है तुम्हारा लाउडनेस। तो दो लाउडनेस दिया है, ऑब्वियस सी बात है सर, जो ज्यादा लाउडनेस है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और जो कम लाउडनेस है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स मोर इंटेंसिटी ऑफ दिस देन दिस साउंड। अब करो, लॉग का बहुत भयंकर यहां पे यूज होगा, करो करो। चलिए ध्यान से देखिए, लॉग आई बाई आई नॉट ऑन द बेस 10 dB लिखा है। हाँ सर, आई क्या है? इंटेंसिटी, और ये है लाउडनेस। अगर 60 dB के लिए लिखे तो लाउडनेस 60 dB बराबर 10 लॉग आई, इंटेंसिटी 1 लिख लेते हैं 60 dB करस्पॉन्डिंग, ये रेफरेंस इंटेंसिटी ऑन द बेस dB। अब एक चीज देखो, ये भी dB से dB कटेगा, 0 से काटोगे इधर बचेगा 6 बराबर लॉग आई बाई आई नॉट, I1 बाई आई नॉट ऑन द बेस 10, मतलब 60 dB के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 मान लिया। ठीक है, अब यहां एंटी लॉग लो, बताओ एंटी लॉग में क्या लेते हो? सर अभी तो आपने सिखाया कि सामने पावर है किसका? इस बेस का, तो 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 बराबर आई बाई आई नॉट। वाह मजा आ गया। अब इस 30 dB के लिए क्या होगा? सर साफ साफ यहां पे दिख रहा है, अगर 30 रखते तो 3 होता, तो 10 का पावर 3 बराबर I2 बटा आई नॉट। बताओ कितना गुना ज्यादा है? सर वो है I1 बाई आई नॉट
को डिवाइड कर देते हैं I2 बटा I0 से, तो होगा 10 का पावर 6 और 10 का पावर 3 कट के आएगा 10 का पावर 3, I0 से I0 कट गया, I1 बराबर 1000 टाइम्स ऑफ I2, 1000 गुना। ए आंसर। बता बता, अब आया कि नहीं आया मजा, बता, बोल बोल बोल, बता। कितना टाइम लग जाए, जितना टाइम लगे, पढ़ने में टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं है कि फॉर्मूला निकाल के चल दो। 1000 इज करेक्ट। बता सीखने को मिला कि नहीं मिला, चल ये बता कि यहां पे सीखने को मिला कि नहीं, बस इतना बता, बस ये बता दे सीखने को मिला कि नहीं मिला, बता। L1 माइनस L2 से नहीं होगा, वो लाउडनेस का डिफरेंस है, और यहां पे इंटेंसिटी का कंपेयर किया है, डिफरेंस निकाल के क्या कर लोगे, I1 I2 अलग निकाल लिया, कितना गुना है देख लिया, यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पूछा है तुम्हारा लाउडनेस, वहां पे लाउडनेस दिया, इंटेंसिटी पूछा है। ये देख, ये अलग सवाल है। Loudness at distance r from the source is 10 dB. Then find loudness at a distance 2r from the source. वो बोल रहा है कहीं सोर्स से r डिस्टेंस पे लाउडनेस 10 dB है, 10 dB है, तो 2r डिस्टेंस पे लाउडनेस क्या होगी ये पूछी है। मान लो L1 10 dB तो L2 पूछा है, यहां पे लाउडनेस पूछा है, लाउडनेस पूछा है। मान ले यहां की इंटेंसिटी अगर मैं I मान लेता हूं, I मान लेता हूं इंटेंसिटी, तो यहां पे इंटेंसिटी कितना होगा सर 4I। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या इंटेंसिटी का रिलेशन यहां पे देख सकते हो, 2r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी I मानते हो तो डिस्टेंस आधा करोगे, डिस्टेंस आधा करोगे तो आधे का स्क्वायर यहां पे 4 गुना इंटेंसिटी बढ़ेगी। हाँ, अब लाउडनेस का रिलेशन लिखो, यहां पे लाउडनेस लिखो L1 बराबर 10 लॉग, यहां पे इंटेंसिटी है 4I बाई I0 ऑन द बेस 10 dB, और L2 आएगा 10 log I बटा I0 ऑन द 10 dB। अब क्या करें सर, अब इसको सॉल्व करने के लिए घटाना पड़ेगा। अब करो L1 माइनस L2, L1 तुम्हारा दिया है 10, L2 को रहने दो। बताओ यहां से 10 कॉमन ले लोगे तो आएगा log 10 4I बटा I0 माइनस ए, log a माइनस log b होता है log a बाई बी, तो log a ये रहा, log b हो जाएगा I, ऊपर जाएगा I0, ये आएगा क्या, हाँ सर ये आएगा। यहां से I0 से I0 कटेगा, I से I कटेगा, log 4 10 बाहर, 10 तो बाहर निकाल दिया था, 10 बाहर, log 4 ऑन द बेस 10 होता है बेटा, 2 बाहर हो जाएगा तो 0.6, मतलब ये 6, 10 माइनस L2 बराबर 6, 6 को इधर लो, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 बराबर L2, L2 बराबर होगा 4 dB। पता कितना आ रहा, 4 dB आ रहा है क्या, 2.5, log 4 ऑन द बेस 10 है, log 4 ऑन द बेस 10 को लिखेंगे 2 log 3 ऑन द बेस 10, तो 0.6 का डबल 0.3 आएगा, 0.3 का डबल 0.6 होगा। ये कैसे ही बात कर रहे हो, थोड़ा रुक के देख लो कहां पे दिक्कत है, रामलाल है एकदम। चल ग्राफ देख इधर भाई, सर ग्राफ में क्या देखना है, ग्राफ में बेटा ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में मैट्रिक्स मैच आपको करना है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में मैट्रिक्स मैच आपको करना है कि कौन से ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव एंड कौन से ग्राफ में स्लोप निगेटिव। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहता है, अगर स्ट्रेट लाइन थीटा 90 से कम एंगल बना रहा तो उसका स्लोप होता है पॉजिटिव, और 90 से ज्यादा एंगल बन रहा तो स्लोप होता है निगेटिव। ऊपर कट करे तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, नीचे कट करे तो इंटरसेप्ट निगेटिव। तो यहां पे आपको मैट्रिक्स मैच करना है कि पॉजिटिव स्लोप विथ निगेटिव इंटरसेप्ट। बताओ पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट किसमें है, बताओ। स्क्रीन पॉज करके कर लो, रुक के कर लो, आराम से कर लो, करो। पॉजिटिव स्लोप विथ निगेटिव इंटरसेप्ट, तो देख बेटा यहां पे पॉजिटिव स्लोप, स्लोप निगेटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट, देख निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप डी आएगा, इसका डी दिख रहा है, निगेटिव स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट, निगेटिव स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट, देखिए निगेटिव स्लोप है, हाँ एंगल 90 से बराबर ना, निगेटिव इंटरसेप्ट इसका बी ही आएगा। पॉजिटिव स्लोप विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप है पॉजिटिव इंटरसेप्ट, सी आएगा। निगेटिव स्लोप विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, निगेटिव स्लोप विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट,
निगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट ए आएगा, तो आपका होगा DBCA, 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 बिल्कुल सही है। ठीक है क्या, समझ में आया? यस सर। इधर देखो, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन ग्राफ। जैसे मान लो कि एक ग्राफ मैंने ये बनाया y वर्सेस x का, ऐसे लाइन जा रहा, तो बच्चा पता है क्या कहता है कि सर स्लोप x इज इक्वल टू 0 पे, देखो यहाँ पे 0 है। नहीं बेटा, ग्राफ में आपको तीन चीजें मिलती है, ध्यान से सुनना, ग्राफ में आपको तीन चीजें मिलती है। पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, और तीसरा ग्राफ का स्लोप। ग्राफ का स्लोप इंक्लिनेशन से tan थीटा से मिलता है, dy बाई dx डिफरेंशिएशन से भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या इसका इंक्लिनेशन 0 है? नहीं सर, तो यहां पे स्लोप नॉन जीरो है, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, फिर डिक्रीज। तो इनिशियली स्लोप इज कांस्टेंट देन डिक्रीजिंग, ये आएगा आंसर। x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट 0, ये भी सही है। डिक्रीजिंग नहीं, यहां पे चेंज कर देता हूं ऑप्शन, इंक्रीजिंग कर देता हूं, इंक्रीज्ड बोल देता हूं, तब ये गलत हो जाएगा। ये सही है, स्लोप एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट 0, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप देखो 0 नहीं है। क्लियर है क्या? यस। अब यहाँ पे इक्वेशन है अलग अलग, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ बन सकता है, इसका मैट्रिक्स मैच करना है। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, तो ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन है। इसका ग्राफ y वर्सेस x का कुछ इस तरीके का बनता है। हाँ सर, एक्स स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 3 अगर 16 है, तो ये बेटा किसका ग्राफ है? ये इलिप्स का ग्राफ है। एक्स स्क्वायर वाई बराबर कांस्टेंट है, तो वाई बराबर हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। वाई बराबर 1/x, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। 4x प्लस 3y 25 है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये तो सिनुसॉइडल बनेगा। देख लीजिए ध्यान से, जैसे जैसे अगर आपका y बराबर x है तो ग्राफ ऐसा बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। हाँ, अगर मैं कहीं लिखूं y बराबर x स्क्वायर, तो y का रिलेशन x के साथ देखना, अगर x का पावर x से ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर उठेगा। y बराबर रूट x, अगर पावर x का 1 से कम है तो ग्राफ नीचे जाएगा। क्या ये फूल कुमारी आपको याद है? सही है क्या? y का रिलेशन x के साथ देखेंगे, अगर y इज इक्वल टू 1/x है तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनता है। यस सर। इन दोनों ग्राफ में देखो ध्यान से, तो बेटा ये जो लाइन है इसका स्लोप कम है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका इंटरसेप्ट निगेटिव है लेकिन देखो स्लोप ज्यादा है, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है ना इस लाइन का। फर्स्ट लाइन का स्लोप ज्यादा है, सेकंड लाइन का स्लोप कम है, इसका इंटरसेप्ट निगेटिव है, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इतना समझ में आ गया, आपका काम हो जाएगा। फोर्थ पैराबोला, फोर्थ का है, ओ हो, सही कह रहे हो, क्योंकि ये है तुम्हारा x का पावर -1 को लिखेंगे, x उधर चला जाएगा। ओ हो, यस यस यस, फोर्थ पैराबोला। ध्यान से पढ़ रहे हो तुम, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है कि तुम इतने ध्यान से पढ़ रहे हो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इसमें ठीक बात बताई। हाँ, अच्छा, इसमें बहुत सवाल आते हैं कि भैया ग्राफ का स्लोप निकालिए, करंट फ्लोइंग थ्रू द टू वायर विथ वोल्टेज गिवन इन अ ग्राफ, देन फाइंड रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस। V बराबर IR होता है, तो V बाई I ग्राफ का स्लोप जो होता है ना, वो रेसिस्टेंस को बताता है, लेकिन ये क्या है? I बाई V, तो I ऊपर V नीचे, तो Y एक्सिस की जो फिजिकल क्वांटिटी उसको X से डिवाइड करेंगे तो 1 रेसिस्टेंस आएगा, जिसका स्लोप इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस को बताएगा। अगर आप A का रेसिस्टेंस निकालोगे तो A का स्लोप आप यहां लिखेंगे। स्लोप के लिए एंगल हमेशा X एक्सिस से लेते हैं, तो यहां आप लिखेंगे tan 60 tan थीटा, और B के लिए आप यहां से एंगल लेंगे 30 tan 30 ऊपर। स्लोप इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस बराबर 1/स्लोप आएगा। tan 30 होता है बेटा 1/√3, और tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/3, 1:3 आपका आंसर आएगा। क्या उल्टा है इसमें? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन गिवन बाय PV इज इक्वल टू nRT, देन बीच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज करेक्ट। P और V के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, यहाँ पे T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सही है। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप रिलेशन देखो तो PV बराबर कांस्टेंट आएगा। हाँ सर, PV बराबर कांस्टेंट आएगा। ग्राफ पूछा है P वर्सेस 1/V का, तो आप अगर V को उधर ले जाएंगे तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई V। हाँ सर,
एक्स वाई एक्सिस पे क्या है पी, ठीक है, वाई एक्सिस पे पी बराबर, एक्स एक्सिस पे क्या है 1/v, तो 1/v को आप यहां पे x बोलेंगे, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x आया ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ सही तो है। हाँ सर, और यहां पे ग्राफ p और 1/t का है वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए, तो pv इज इक्वल टू nRT जब आप लिखेंगे, v आपका कांस्टेंट है तो p इज प्रोपोर्शनल टू t। हाँ ठीक है, y एक्सिस पे p रखा तो ये y आ गया, और x एक्सिस में मतलब 1/t को हम x बोलेंगे, तो इस t है इसको हम लिख सकते हैं 1/1/t। हाँ लिख सकते हैं t को 1/1/t, तभी तो t ऊपर जाएगा, एंड 1/t को हम x बोलने वाले हैं, तो 1/x, और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। हम यहां पे नेचर रिलेशन उसका देखेंगे जिसको y एक्सिस और x एक्सिस पे रखा है फॉर्मूले के अंदर, तो y एक्सिस पे p है और x पे v नहीं है, 1/v है, तो क्या यहां पे ऑल ऑफ दीज आएगा, क्या यहां पे ऑल ऑफ दीज आएगा, 3 रॉन्ग है, डैश है, डैश है, ये एकदम सही है, p और 1/t, मतलब y एक्सिस को हम p के साथ रिलेट कर रहे हैं और x को हम रिलेट करेंगे 1/t के साथ, तो pv इज इक्वल टू nRT, p बराबर t, तो p y एक्सिस पे है और t को लिखेंगे 1/1/t, और 1/t हमारा है x। सोचो सोचो, हाँ सर ये इसमें तो ये मजा आ गया, ठीक है, चलो ये तो ग्राफ अपन अभी और करेंगे, ये देख लो, द इक्वेशन रूट वाई बराबर 4x रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज, तो रूट वाई बराबर 4x है, तो रूट को उधर ले जाओगे तो y बराबर 16x², मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला का। यही वाली गलती मैंने गलती से देख लिया था, क्या है, ऑल ऑफ दीज आएगा यहां पे, ऑल ऑफ दीज, चलो चलो ये देखो ऑल ऑफ दीज, अ पार्टिकल shows डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन द गिवन फिगर देन मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, वेलोसिटी को, और स्लोप कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे स्टीफनेस ज्यादा होगी, ग्राफ जहां पे ज्यादा खड़ा होगा, यहां पे ऐसे बना है तो ए पर तो स्लोप कम है, बी ये पॉइंट है, सी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे देखो स्लोप ज्यादा है, और डी पॉइंट ये, डी पर भी स्लोप कम है, तो आंसर क्या होगा, सी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, चलो ये देखो बेटा ध्यान से, ये देखना, एट विच पॉइंट स्लोप इज निगेटिव, स्लोप निगेटिव कहां पे है, तो ए पर तुम्हारा देखो, जहां पे स्लोप देखना टेंजेंट खींचेंगे तो यहां पे तो स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस से कम एंगल बना रहा है, यहां पे स्लोप 0 है, सी पर देखो स्लोप निगेटिव आएगा, जहां पे स्लोप देखना है वहां पे टेंजेंट खींचेंगे, देखो यहां पर स्लोप कैसा है, निगेटिव, डी पर स्लोप आएगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या लिखोगे आप, सी। अब तुमको ले चलते हैं अथाह समंदर में, कहां, बहुत बड़े अथाह समंदर के अंदर, यहां पे मैंने खेल खेला है, यहां पे ग्राफ लिखे हैं और उस ग्राफ का स्लोप और एरिया क्या बताएगा वो लिखना है, और इसको कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, जिसमें है दम वही कर पाएगा इसको सॉल्व। सर कैसे, बहुत सुंदर तरीके से ग्राफ यहां पे दिया है, उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा वो तुम्हें बताना है, कौन स्लोप कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बताएगा, या उस ग्राफ का एरिया क्या होगा। देखो सुनना अच्छे से, किसी ग्राफ का अगर तुम्हें स्लोप पूछता है ना बेटा, स्लोप का मतलब है जो y पे रखा है बटा x, और जिसको पहले बोलते हैं उसको y पे रखते हैं, और एरिया का मतलब है उसके प्रोडक्ट से क्या बनेगा वो देखना है, ठीक है। चलो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब, स्लोप मतलब क्या बोला, वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी बाई चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम एक्सीलरेशन होता है, तो पहला एक्सीलरेशन होगा। दूसरा स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, अब सोच मोमेंटम टाइम, तो मोमेंटम बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स होता, फोर्स आएगा ये, बता बता, यहां से तुम्हें ये रिवाइज हो गया कि फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डीपी बाई डी टी, मोमेंटम बाई टाइम फोर्स होता है, बोल। स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ, तो डीवी बाई डी आर, पोटेंशियल डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर अच्छे से देखोगे तो निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी आर, तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का ये स्लोप हो गया, तो माइनस ऑफ स्लोप, तो स्लोप बराबर निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, ये निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो ध्यान से। एरिया पावर टाइम ग्राफ, अब पावर टाइम ग्राफ का एरिया, तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करो,
हम जानते हैं पावर बराबर होता है रेट ऑफ वर्क डन डीपी बाई डी टी यहां जाएगा, पी इंटू डी टी बराबर वर्क बताएगा भाई साहब, वर्क क्या बताएगा भाई साहब, वर्क। एरिया ऑफ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, फोर्स डिस्टेंस ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ फोर्स डिस्टेंस मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये तो वर्क होता है। फॉर्मूला पढ़ते समय तो याद आ जाएगा, लेकिन अचानक से बीच में कोई भी टर्म रैंडम लिख के अगर तुम कर पाओ तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाएगा। चलिए बताइए, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, यस यस यस, पावर टाइम वर्क हो जाएगा। एरिया ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस इज वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस। स्लोप ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंटू टाइम, स्लोप ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंटू टाइम, डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है। बोलो, टॉर्क होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम मतलब वीटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह दो। स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, निगेटिव ऑफ फोर्स, निगेटिव ऑफ फोर्स हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है, वायर। एरिया ऑफ टॉर्क एंगल, टॉर्क एंगल, टॉर्क एंगल है तो जिस तरीके से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, ये भी तो वर्क होगा, रोटेशनल वर्क कह सकते हो, टॉर्क इंटू एंगल। स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। कितने लोगों का सब सही है बताओ, कितने लोगों का सब सही बताओ। अब आया मजा, उतने देर से अच्छा आसान चीजें हो रही है भाई, आसान चीजें पढ़ना पड़ती है, सीधा पीएचडी करेगा क्या। कितने लोगों का सारे सही है बताइए प्लीज, कितने लोगों के सारे सही है बताइए प्लीज, आगे चले। गामा यस। स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर आइसोथर्मल कर्व माइनस पी बाई वी, स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर आइसोथर्मल कर्व विल डिस्कस इन थर्मोडायनेमिक्स, वी विल डिस्कस इन थर्मोडायनेमिक्स। याद है माइनस पी बाई वी होगा, कैसे सर, तो स्लोप होता है डीपी बाई डीवी, हाँ तो पी को क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ, हाँ तो माइनस पी बाई वी सही तो है। स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर आइसोथर्मल कर्व, याद है, स्लोप ऑफ डिग्री वर्सेस केल्विन, ला 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 ला। अब ये करके दिखाओ, स्लोप ऑफ डिग्री वर्सेस केल्विन, वर्क हो जाएगा स्लोप, बक बुरबक। चल ये बता, ये बता, टाइम की चिंता मत कर, जरूरत पड़ेगा तो 24 घंटे पर आ दूंगा। ये बता क्या है, स्लोप ऑफ डिग्री एंड केल्विन, डिग्री एंड केल्विन का स्लोप बता, टेम्परेचर होगा, साले जूता निकाल के मारना शुरू करूंगा ना, बकलोल कहीं का, बकलोल कहीं का। क्या पूछा है ये, स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम फॉर द आइसोथर्मल कर्व, तो आइसोथर्मल कर्व का मतलब है, आइसोथर्मल कर्व का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, ये P है ये V है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, हाँ सर इस तरह का ग्राफ बनेगा। बता PV इज इक्वल टू क्या लिखता है, nRT, ये कांस्टेंट है, तो P को लिखेगा तू, इसको K बोल दे, कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो K बाई V। अब स्लोप होता है तेरा dP बाई dV होता है क्या, हाँ। अब सुन ध्यान से, P को क्या लिख सकता है, K बाई V, तो P को पुट करेगा K बाई V, D डिवाइडेड बाई dV, K को लिखेगा K बाई V। अब इसको डिफरेंशिएट कर, तो 1/v का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, K कांस्टेंट है, और 1/v का डिफरेंशिएशन होगा -1 v का पावर -2, तो स्लोप बराबर आ जाएगा तेरा K बाई वी स्क्वायर। और K की वैल्यू को हमने क्या बोला था, K को क्या बोला था, PV, इसको K को रख दे PV, ये माइनस बाहर आएगा, K को रख दे PV, PV बटा वी स्क्वायर, V से वी स्क्वायर कटेगा V, माइनस P बाई V। नहीं आया ना समझ, फिर से समझ, क्या पता नीट में आ जाए, क्या पता नीट में आ जाए। देख इधर, ये ग्राफ है आइसोथर्मल कर्व के लिए, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, सर स्लोप का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये होता है, हाँ सर। अब dp बाई dv क्या होगा, तो देख P को लिख तू
एन आर टी बाई वी, ऐसे ही लिख, पी को लिख एन आर टी बाई वी, तो पी को लिख एन आर टी बाई वी, तो एन आर टी बाहर चला जाएगा तेरा, एंड 1 अपॉन वी का डिफरेंशिएशन वी के साथ करेगा। सही तो लिखा है? हाँ सर सही लिखा है। तो एन आर टी तेरा बाहर, एंड 1 अपॉन वी का डिफरेंशिएशन है, तो इसको लिखेगा v का पावर -1 और डिफरेंशिएट करेगा तो -1 v का पावर -2 ये आएगा। तो ये हो गया तेरा एन आर टी बाई वी स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। अच्छा, एनआरटी को हम लिख क्या सकते हैं सर? पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो एनआरटी को हम पीवी लिख सकते हैं, पीवी बटा वी स्क्वायर, वी से वी स्क्वायर काटेगा वी, माइनस पी बाई वी। चल थैंक यू बोल चल। टेम्परेचर, टेम्परेचर, आई स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज टेम्परेचर। लल्लो कहीं का बकलो। चल, स्लोप ऑफ डिग्री एंड केल्विन, डिग्री एंड केल्विन इज 1। सर कैसे? तो C बटा 100 बराबर केल्विन K बटा K माइनस 273 बटा 100, तो इससे ये कटेगा तो C बराबर हो गया K माइनस 273। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, C वर्सेस K का निगेटिव इंटरसेप्ट और इसका प्रोडक्ट 1 है तो स्लोप 1 1 आएगा। स्लोप फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस ये हम देखेंगे। स्लोप ऑफ हीट टाइम फॉर यूनिट मास, स्लोप ऑफ हीट टाइम फॉर यूनिट मास स्पेसिफिक हीट था। अच्छा अच्छा अच्छा, हीट टाइम जैसे हम लिखते हैं डी क्यू बराबर एम एस डी टी, यूनिट मास बोला तो ये 1, डी टी नीचे, तो ये स्पेसिफिक हीट होगा। अरे भाई साहब, स्पेसिफिक हीट, ये देख तो स्लोप ऑफ हीट वर्सेस टाइम फॉर द यूनिट मास, तो ये बराबर क्यू बराबर होता है एम एस टी टी, टाइम नहीं है ना, टेम्परेचर होगा वो, हीट एंड टेम्परेचर। ये गलती से टाइम लिख दिया यहाँ पे, टेम्परेचर आएगा। क्यों हलक सूख गई क्या? टेम्परेचर अब सही है। देख तो स्लोप ऑफ हीट एंड टेम्परेचर फॉर द यूनिट मास इज स्पेसिफिक हीट। अब बता सही है? किसको किसको समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में बताओ, किसको किसको समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में बताओ। स्लोप ऑफ हीट वर्सेस मास ग्राफ, तो क्यू, ये क्या हुआ? अरे यार, क्यू बराबर होता है एम एल, तो क्यू वर्सेस एम ग्राफ का स्लोप लेटेंट हीटेड होगा, लेटेंट हीट लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी फॉर ऑसिलेटिंग पार्टिकल 1, क्यों? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट टोटल एनर्जी, तो के ई बराबर माइनस यू प्लस कांस्टेंट, -1 आएगा, -1 आएगा। स्लोप ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर फॉर आइडियाबेटिक, ये होता है माइनस गामा पी बाई वी। आइसोथर्मल का स्लोप होता है पी बाई बी, इसका होता है गामा टाइम्स पी बाई, इसलिए आइडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का कम होता है। स्लोप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बता, अब बताओ, क्लियर है? क्लियर है? दिमाग लगेगा बेटा। भाई जितने लोग देख रहे हैं उतनी तो सीट नहीं है, कह रहा है कि कम हो गए बच्चे, तो भाई 50,000 तो देख रहे हैं लोग, उतनी तो सीट नहीं जितने लोग देख रहे हैं। तो सबका सिलेक्शन थोड़ी ना करा दूंगा मैं एक दिन में, ऐसा भी महान आदमी नहीं हूं मैं। तो जिनका नहीं होना तो जाएंगे ना भाई, घर जाएंगे। दे देख, ग्राफ बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, इस दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दिया हुआ है और आपको नेचर ऑफ ग्राफ पूछा है, ग्राफ कैसा होगा, ठीक है? और ऐसे पता है 2 4 नहीं, 2 4 नहीं, पता कितने रिलेशन मैंने लिखे हैं यहाँ पे? 40। देख इधर, 10 20 30 35 38। तो इतनी मेहनत सबसे नहीं होती ना, इतनी मेहनत। हाँ, नींद आ रही तो सो जा बेटा, पढ़ना जरूरी नहीं है। चलो, किसका ग्राफ कैसा होगा? आओ, कम ऑन, कम ऑन। 17 गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक आध दो गलत भी होने चाहिए, सारा सही करा दूंगा तो कैसे होगा? इतनी जल्दी जल्दी कर रहे, स्पीड हाई है तो एक आध दो ऊपर नीचे होना भी चाहिए। चलिए इधर देख, 17 गलत देख लेता हूं भाई, 17 गलत बता रहे हैं, कौन सा है? 10 15 15
16-17 स्लोप ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर फॉर द एडियाबेटिक, गलत नहीं है, 400% सही है ये, लास्ट वाला एंगुलर एक्सेलरेशन सही है। कदे हो क्या है, कौन सा 17 रॉन्ग? आइडियाबेटिक के लिए गामा टाइम्स होता है स्लोप, नहीं जानते हो बेटा। चलिए, वेलोसिटी टाइम फॉर एसएचएम, वेलोसिटी और टाइम का कैसा ग्राफ होता है एसएचएम में? वेलोसिटी और टाइम का सिनुसॉइडल, इसको इलिप्स बोलने वाले गधे हैं। इलिप्स का होता है वेलोसिटी एंड पोजीशन का, वेलोसिटी और टाइम का तो रिलेशन ये है, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सिनुसॉइडल होगा, इलिप्स क्यों भाई? p बाई वी नहीं है, क्या कर दिया मैंने यार, माइनस गामा पी बाई वी होता है, ये एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है, इसका जितना होता है उसका गामा टाइम्स ज्यादा होता है, सही है ये, 400% सही है। माइनस गामा स्लोप ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, अच्छा पहले वॉल्यूम बोला है फिर प्रेशर बोला, अच्छा तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस वी बाई गामा पी, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ ये नहीं पढ़ा मैंने, पहले वॉल्यूम है विथ फिर प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम होता तो सही था, गामा पी बाई वी, इतना तो चलता है यार, इतना आएगा भी नहीं, गलती से उल्टा लिख दिया था, पहले वॉल्यूम इसीलिए सही, इसके लिए हिसाब से तुम सही कह रहे हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम इन अ मोशन अंडर ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम का मोशन अंडर ग्रेविटी में जो ग्राफ बनता है पैराबोलिक बनता है, कैसे याद करो, एक्स ये एक्स टी स्क्वायर, तो क्या इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा? हाँ सर, पहला सिनुसॉइडल दूसरा पैराबोलिक, क्लियर है, पहला सिनुसॉइडल दूसरा पैराबोलिक, क्लियर है। चलिए भाई साहब आगे देखते हैं, वेलोसिटी पोजीशन फॉर एसएचएम, ये इलिप्स होगा, ये इलिप्स होगा, वेलोसिटी और पोजीशन इलिप्स होगा। फोर्स डिस्टेंस ग्राफ फॉर द एसएचएम, तो एफ बराबर माइनस के एक्स होता है, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट देखिए, टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ सैटेलाइट, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। नेक्स्ट देखिए, de Broglie wavelength and kinetic energy, de Broglie wavelength inversely proportional to kinetic energy, rectangular hyperbola, rectangular hyperbola याद करिए, kinetic energy और de Broglie wavelength का ग्राफ कैसा होगा, rectangular hyperbola, height versus capillary tube, rectangular hyperbola, rectangular hyperbola, height of a capillary tube and density, अच्छा तो height of a capillary 2s cos थीटा बटा रो जी आर होता है, तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी बोल देता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी बताना पड़ेगा ना किसमें पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन, अच्छा एसएचएम का होगा ये, फॉर एसएचएम, फॉर एसएचएम, 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 देखिए इधर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एसएचएम के लिए इलिप्स बनता है, ये एसएचएम में मैं बताऊंगा वैसे अगर आपको पता हो तो। फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड डिस्टेंस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का पावर 4 होता है, फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर इज पैराबोला, याद है ऐसा ग्राफ बनता है V वर्सेस R का, इस तरह का बनता है, अंदर में पैराबोला, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर बोला है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर पैराबोला, बाहर में जाता है तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो क्या बनेगा, पैराबोला। अब देख भाई साहब कितने लोगों का सारे सही है, कितने लोगों का सारे सही है भाई, वेलोसिटी टाइम ये कितने लोगों का सारे सही, एक बार देख लो, रफ करो रफ करो रफ करो। पैराबोला 5 और 7 रॉन्ग, 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ सैटेलाइट पैराबोला होगा बिल्कुल, ये टी और आर क्यूब है ना, तो एक्सेस इसका पावर ज्यादा है तो ऊपर उठा हुआ होगा, सही है।
और 6-7 हाइट ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब एंड डेंसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सही है। कुछ नहीं याद है तो छोड़ दे। क्या इसमें तो कोई रॉन्ग नहीं है ना? इसमें तो कोई रॉन्ग नहीं है ना? सब सही है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ ग्राफ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्यों सर? क्यों सर? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास V इज इक्वल टू माइनस GM/R होता है। तो माइनस तो मैग्नीट्यूड को बताएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो बनेगा। एंगुलर मोमेंटम एंड रेडियस फॉर रोटेटिंग स्फीयर, फॉर रोटेटिंग एंगुलर मोमेंटम रेडियस, ये हटाओ, कुछ कुछ चीजें मिस कर दी यहाँ पे लिखने में इन्होंने, कोई बात नहीं छोड़ दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्टेंस पैराबोला, मोमेंट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बताओ कैसा बनेगा? I बराबर mr², तो I और R का ग्राफ क्या पैराबोला होगा? पैराबोला होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास फॉर अ कांस्टेंट मोमेंटम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर कैसे? तो काइनेटिक एनर्जी एंड मास फॉर द कांस्टेंट मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है बेटा P²/2m। मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, पैराबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट देखिए, हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर क्यों? क्योंकि हाइट बराबर होता है U²/2g, UI²/2g, तो H और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्सेस प्रेशर एंड रेडियस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू होता है 2S/R, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर घटेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हीट करंट एंड लेंथ ऑफ द रॉड, हीट करंट DH/dt बराबर KA∆T/L, इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टेम्परेचर वॉल्यूम फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT में ये कांस्टेंट आइसोबारिक में, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टाइम पीरियड एंड लेंथ पैराबोला, पैराबोला टाइम पीरियड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, तो क्या होता है T इज इक्वल टू √100L/g। स्पीड ऑफ साउंड एंड प्रेशर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ प्रेशर एक्सिस, विथ प्रेशर एक्सिस। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा ग्राफ बनेगा भाई साहब। हाँ बताओ कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी बताइए। साउंड का इशू है क्या कुछ? हेलो 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 हेलो, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर पैराबोला, पैराबोला क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर √T होता है। कैपेसिटेंस एंड रेडियस फॉर स्फीयर, तो C बराबर 4πε0R होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एनर्जी डेंसिटी एंड स्ट्रेस फॉर अ सॉलिड, एनर्जी डेंसिटी एंड स्ट्रेस फॉर अ सॉलिड फॉर कांस्टेंट यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, तो आपको एनर्जी बराबर होता है हाफ गामा इंटू, फॉर कांस्टेंट स्ट्रेन लिख देता हूं,
फॉर कांस्टेंट स्ट्रेन, स्ट्रेन कांस्टेंट है तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है, तो ग्राफ कैसा होगा आपका, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेन आप कांस्टेंट ले लोगे, स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस याद है, टर्मिनल वेलोसिटी होता है 2r² सिग्मा माइनस रो जी बटा 9 ईटा, तो पैराबोला होगा क्या, पैराबोला होगा क्या। नेक्स्ट देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल एंड करंट फॉर अ सेल, तो टर्मिनल पोटेंशियल बराबर होता है E माइनस आई आर, स्ट्रेट लाइन होगा क्या, स्ट्रेट लाइन होगा क्या। मैक्सिमम कार स्पीड ऑन अ बैंक रोड एंड रेडियस V इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr, पैराबोला, पैराबोला। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई FL, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। कैपेसिटी रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी पैरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेडिएशन प्रेशर एंड पावर, रेडिएशन प्रेशर एंड पावर, अरे ये होता है ना रेडिएशन प्रेशर एंड पावर, तो रेडिएशन प्रेशर होता है 2P/C, 2PA/C, तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। रेडिएशन प्रेशर को हम लिखते हैं 2 इंटेंसिटी/C, और इंटेंसिटी को लिख सकते हैं पावर इनटू एरिया, तो प्रेशर पावर इनटू एरिया, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मैग्नेटिक ससेबिलिटी विथ टेम्परेचर, तो किसका, डाया मैग्नेटिक का, तो डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स, ये डिपेंड नहीं करता है। भाई साहब बता कैसा लगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, अब जल्दी बताओ सही है क्या। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, जल्दी बताओ। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स। कंडक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू NA² τ/m, ये रिलैक्सेशन टाइम है, तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डज नॉट डिपेंड्स, याद है मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस फॉर अ प्लेट, डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स। टाइम पीरियड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है I/mgd, 2πI/mgd, तो पैराबोला हो जाएगा, पैरेलल टू बेंड हो जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, पैराबोला। काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन, ये करा दिया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन फॉर द SHM, पैराबोला, पैराबोला हाफ के एक्स स्क्वायर। मीन फ्री पाथ एंड टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आपको बता दूं मीन फ्री पाथ होता है 1/2π/ND², है ना, √2π/ND²। यहाँ पे n को रखते हैं तो ऊपर टेम्परेचर आपका आ जाता है, इतना याद रखिएगा बस। ये होता है डायमीटर, ये होता है नंबर डेंसिटी, तो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। RMS स्पीड एंड टेम्परेचर, पैराबोला, पैराबोला, क्योंकि RMS स्पीड होता है √3kT/m। हो भाई, ओ भाई बताइए प्लीज, सर नहीं समझ आ रहा है, वाह बेटा वाह वाह वाह, एग्जाम में पेपर भी नहीं आएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में पेपर भी नहीं आएगा समझ, अगर भूल गए तो बताइए। कितने लोगों को समझ आया, फटाफट बता दीजिए। वाह बेटा वाह, कितने मेहनत से चीजें बनाई है वो देख ले एक बार। सर मुझे कुछ नहीं आया,
तो कोई बात नहीं, यहां पे चीजें ऐसे यूज हो रही हैं जो आपको शायद नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में याद रखिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। कोई भी कांस्टेंट अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर एक्स। ई स्क्वायर का ई स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। tan एक्स का पढ़ने की जरूरत है नहीं, log एक्स का होता है 1/x। log एक्स का होता है 1/x। अगर cos 30 है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो, क्योंकि cos 30 एक कांस्टेंट टर्म है। sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x। ये याद रखने की जरूरत है नहीं। x टू दी पावर n है, उसका हो जाएगा n x टू दी पावर n-1। जैसे मैं अगर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने बोलूं तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये अलजेब्रिक फंक्शन है, 2 बाहर टी का पावर 2-1, यही होगा क्या? रूट टी का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ तो एक बार टी के रिस्पेक्ट में। तो रूट टी का मतलब टी का पावर हाफ, तो हाफ बाहर टी का पावर हाफ -1, तो हाफ बाहर टी का पावर -हाफ, -हाफ नीचे चला जाएगा रूट 2 रूट टी। क्या याद है? यस। आउटसाइड इनसाइड रूल क्या होता है? जैसे साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे? साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन लिखेंगे cos kx प्लस ओमेगा टी, फिर kx प्लस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दे आप x के साथ, तो kx का डिफरेंशिएशन होगा x के साथ k कांस्टेंट बाहर इंटू x का 1, ओमेगा टी x पे डिपेंड करेगा नहीं, k रहेगा, तो हो जाएगा k cos kx प्लस ओमेगा टी। इतना आता है तो आपका काम चल जाएगा, इतना आता है तो आपका काम चल जाएगा। ये देखिए जेई मेन 2023 में एक सवाल पूछा, एकदम डायरेक्टली डिट्टो ये सवाल था एग्जाम में, एकदम डायरेक्ट ये सवाल था, डायरेक्ट ये सवाल था। इफ टी बराबर रूट एक्स प्लस 4, टी बराबर क्या है? रूट एक्स प्लस 4, देन dx बाई dt बताओ t इज इक्वल टू 4 पे कैसे करोगे बोलो? तो सर dx बाई dt करना, हाँ तो सबसे पहले देखो t बराबर रूट एक्स प्लस 4 है ना, तो 4 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा t माइनस 4 बराबर रूट एक्स, तो x बराबर हो गया t माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो टी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सुनो t माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले इसको कुछ इनसाइड जैसा मानो, t माइनस 4 का स्क्वायर है, तो इसको करो 2 इंटू टी माइनस 4 का पावर 2-1, ये रहेगा। उसके बाद इसके t के साथ इसका अंदर वाले का करो, तो t का t के साथ 1, -4 का 0, तो ये आपका आ जाएगा 2t माइनस 4। अब ये कब पूछा है? 4 पर, तो t की जगह पे 4 रख दो तो 0 आ रहा, वो 0 आ गया है, सही बात है, बट करके देखोगे ना, करने का तरीका तो पता होना चाहिए ना, करने का तरीका तो पता होना चाहिए ना। जैसे अब देखो आसान आसान सवाल आएंगे एग्जाम में, मोशन ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय द इक्वेशन दिस, देन वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो s बराबर तुमको ये दिया हुआ है, अब तुम्हें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, तो ds बाई dt करो एक बार, तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। देखो कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, प्लस 7 बाहर टी स्क्वायर का होगा 2t, प्लस 14 बाहर टी का स्क्वायर, टी का डिफरेंशिएशन होगा 1, 8 का 0, ये आया। अब इस v का डिफरेंशिएशन एक बार कर दोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। बेटा 3 9 बाहर है और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, प्लस 7 दूना 14 बाहर है, टी का हो जाएगा 1 और 14 का 0, तो ये होगा 9 दूना 18t प्लस 14, ये आया। कब बोला है? एक पर, तो एक रख दो, तो 18 प्लस 14 32 आएगा क्या? 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर नीट में सवाल आता है बेटा तो डायरेक्टली ऐसा आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसा सवाल आएगा, कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं होगी, इजी आएगा। इधर देखिए, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज दिस, द एक्सीलरेशन विल बी 0, ये पोजीशन है तो बता एक्सीलरेशन 0 कब होगा? तो ऐसे ही करेंगे, x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, a कांस्टेंट बाहर t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, माइनस b बाहर टी क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो ये हो गया 2at माइनस 3b टी स्क्वायर। अब इसको एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, तो 2a बाहर t का हो जाएगा 1, तो 2a माइनस 3b बाहर टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये आ गया बेटा एक्सीलरेशन। और बोला एक्सीलरेशन 0, तो इसको 0 रख दो, तो 2a बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 6bt, ये कट के आया 3, तो t बराबर आ जाएगा a बटा 3b। मतलब पोजीशन गिवन है तो दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालेंगे और एक्सीलरेशन को 0 रख दो, तो a बटा 3b तुम्हारा आंसर है। क्या है? a बटा
3 भी आपका आंसर आया। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन पाई बाई 2 विल बी कॉस पाई बाई 2, फॉल्स है ये। क्यों? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन साइन पाई बाई 2 तो 1 हो गया ना भाई, 1 तुम्हारा कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ये याद रखिएगा बस, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। बाकी सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन होगा x का पावर n, तो इसमें हम पावर बढ़ा देते हैं, x का पावर n+1 बटा n+1 हो जाता है। 1/x का हो जाएगा log x, sin x का होगा माइनस cos x का होगा माइनस sin x। बाकी ये टर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। e के पावर x का होता है e के पावर x, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x। नीट 2016 का डायरेक्ट सवाल है, क्या देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v बराबर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v बराबर at प्लस bt स्क्वायर। सही है सर, वेलोसिटी ये दिया हुआ है। Then a and b are the constant, then distance travel by it between 1 to 2 सेकेंड। तो देखो, क्या हम v को लिख सकते हैं dx by dt? हाँ सर, dx by dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। इस dt को यहां ले जाओ तो dx बराबर होगा at इंटू डी टी प्लस bt स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका क्या करो बेटा, इंटीग्रेशन कर दो। इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो। तो कैपिटल ए बाहर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कैपिटल बी बाहर टी क्यूब बाई 3। लिमिट रख दोगे 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, यही बोला है 1 से 2 सेकेंड तक। तो बेटा 2 बाहर ले लो तो a बाई 2, 2 रखोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 रखोगे तो 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस b इधर रहेगा बाई 3। 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 रखोगे तो 1 7, तो 3a बाई 2 और 8 माइनस 1 जाएगा 7b बाई 3। 3a बाई 2 7b बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। तो छोटे छोटे इंटीग्रेशन पे बेस्ड ऐसे सवाल आ सकते हैं क्या? छोटे छोटे इंटीग्रेशन पे बेस्ड ऐसे सवाल आ सकते हैं क्या? समझ आ रहा? ये देखो, इन द गिवन ग्राफ पीवी ग्राफ शोज वर्क डन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी। बिल्कुल, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ इज वर्क, और जैसे से आप आगे जाओगे आपका वर्क बढ़ता जा रहा है। स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0, ये स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0। इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है 0, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप क्या होता है 0। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सवाल देख लो एक बार। नेक्स्ट इज मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है सर? मैक्सिमा मिनिमा ये कर्व है, यहां पे y की वैल्यू मैक्सिमम है किसी x1 पे, मैक्सिमा वहीं पे होगा जहां पे स्लोप 0, मतलब dy बाई dx आपका क्या होगा 0, और मिनिमा भी वही होगा जहां पे स्लोप क्या होगा 0। तो कुछ तो डिफरेंस होगी मैक्सिमा और मिनिमा पे, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? मैक्सिमा पे क्या होता है कि आपका स्लोप होता है 0, सर होता है स्लोप 0 होता है, और डबल डिफरेंशिएशन चेंज इन स्लोप होता है निगेटिव। मैक्सिमा पर स्लोप देखोगे ना, मैक्सिमा पर स्लोप, तो ये स्लोप पॉजिटिव में घट रहा होता है फिर निगेटिव चला जाता है, मतलब लगातार स्लोप घट रहा है। देखो ना, ये रामलाल रो रहा है और यहां पे रामलाल हंस रहा है, तो स्लोप 0 और डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है निगेटिव। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है सर। तो मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन होता है आपका निगेटिव, मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव। रामलाल हंस रहा है क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो इसमें कैसा सवाल आ सकता है? मैक्सिमा मिनिमा पे सवाल आता है, मैक्सिमा मिनिमा पे सवाल आता है सर, कैसा? देखो ये सवाल है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल v बराबर 12t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब प्लस 4, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। अब सुन कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेटा ये वेलोसिटी है 12t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब प्लस 4। अब ये वेलोसिटी मैक्सिमा और मिनिमा वहीं पे होगी जहां पे डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा। हाँ, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन विल बी 0। मैक्सिमा और मिनिमा पे सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो वेलोसिटी मैक्सिमा या मिनिमा वही होगी जहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। चलो करते हैं, तो 12 टी स्क्वायर का होगा 2t माइनस 4 टी क्यू का होगा 3t स्क्वायर।
तो ये तुम्हारा आ गया, इसको 0 रख दो, तो ये हो गया तुम्हारा 24t माइनस 12t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सॉल्व करोगे तो 12t को कॉमन निकालो, 12t को कॉमन निकालोगे तो 24t है, तो 12t चला गया तो अंदर बचेगा तेरा 2 और 12t स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आया, t बराबर 0 और t बराबर 2। तो ये दो ऐसी वैल्यू है जहां पे y मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। हाँ, तो डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे क्या? नहीं। अब यहां पे बारी आती है एमआर स्टार की, अब यहां पे बारी आती है एमआर स्टार की। क्या कहता है एमआर स्टार? वो कहता है कि डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें t की दो वैल्यू है जहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 आया, मतलब t की दो ऐसी वैल्यू है जहां पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। तो कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा? तो t की वैल्यू रख, तो t की वैल्यू जब 0 रख रहा है तो वेलोसिटी कितनी आई? 0 0 4 आई, और t की वैल्यू जब तू 2 रखेगा तो 2 का होल स्क्वायर, t की वैल्यू जब तू 2 रखेगा, t की वैल्यू जब तू 2 रखेगा तो 2 का होल स्क्वायर तेरा होगा 4, तो 12 चौक 48 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32 प्लस 4, तो 48 और 32, 48 और 4 हो जाएगा 52 में से 32 जाएगा तो ये 20। अब ऑब्वियस सी बात है, t इज इक्वल टू 2 पे 20 आया, 2 मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, खत्म। मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन जहां पे 0 वहां पे मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो उसकी वैल्यू ही पुट कर दो, जहां पे कम आई वो मिनिमा, जहां पे ज्यादा आई वो मैक्सिमा। तो तुम्हारा 0 पे मिनिमा आ रहा है और 2 पे मैक्सिमा आ रहा है। क्या फील आया? तुम क्या समझे अभी मैंने जो बताया उससे क्या समझने को मिला? कि हमें डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। सिंगल डिफरेंशिएशन जहां पे 0 है, सिंगल डिफरेंशिएशन जहां पे 0 है, वहां पर दो जगह सिंगल डिफरेंशिएशन 0 है, तो दो जगह कहीं मैक्सिमा होगा कहीं मिनिमा होगा, तो वैल्यू पुट कर दे वी में, जहां पे वी ज्यादा है वहां पे मैक्सिमा हो, जहां पे वी कम है वहां पे मिनिमा होगा। कैसे सीखे तुम? क्या सीखे तुम ये बता, क्या सीखे बताना? इन मिनिमा dy by dx इज 0, हाँ होता है, एंड टेंजेंट ड्रॉन एट द पोजीशन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नहीं, टेंजेंट मिनिमा पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। एट मिनिमा डबल डिफरेंस इज नेगेटिव, मिनिमा पे डबल डिफरेंस पॉजिटिव होता है। दोनों गलत है, बहुत रॉन्ग है। एट मिनिमा dy by dx इज 0, हाँ इन मिनिमा dy by dx इज 0 एंड टेंजेंट ड्रॉन परपेंडिकुलर एक्सिस। नहीं, बहुत रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है। ऑप्शन यहां पे कोई सही नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा बहुत रॉन्ग है। चलिए देखिए, at the maxima is the point at which magnitude of slope of graph having the maximum value। भाई false है, maxima is the point at which slope is 0 and double differentiation negative। किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? तो डब्बा कंसेप्ट, किसी भी चीज का एवरेज, जैसे y है, y तुम्हारा वेलोसिटी हो सकता है, टाइम हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, उसका एवरेज निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन टाइम से कर दो और डिवाइडेड बाई टाइम का इंटीग्रेशन कर दो। जैसे एवरेज मोमेंटम क्या होगा? एवरेज मोमेंटम होगा p इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये होगा तुम्हारा एवरेज मोमेंटम। क्लियर है? चलिए अब फटाफट आते हैं वेक्टर में।